Jai Hind and welcome guys. Today we are going to start with new topic, lesson number 3, pairs of linear equation in two variable. ये जो लेसन है आपने 9th क्लास में भी स्टडी किया है, लेकिन 9th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन पढ़ा था और 10th क्लास का जो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। वहाँ जो सब कंसेप्ट्स और स्टाइल्स यूज़ किए थे, यहाँ पे उससे आपको दो स्टेप आगे जाना है। तो सब में पहले डिस्कस करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर मतलब क्या है, पहला ये वर्ड समझते हैं। लीनियर मतलब क्या, हाईएस्ट पावर कितनी होंगी, 1, है ना। और इक्वेशन और पॉलिनोमियल में का एक फर्क आपको याद रहना चाहिए। पॉलिनोमियल इज समथिंग, पॉलिनोमियल में क्या रहता है ना, इक्वल टू में ऐसा जीरो लिखे वाला नहीं रहता। और जब वर्ड इक्वेशन यूज होता है ना, तो इक्वल टू में क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो लीनियर मतलब क्या है, इक्वेशन और पॉलिनोमियल एक ही है। पॉलिनोमियल में इक्वल टू जीरो ये वर्ड यूज नहीं होगा, इक्वेशन में इक्वल टू जीरो ये वर्ड यूज होगा। इसके बाद में लीनियर वर्ड का मीनिंग है हाईएस्ट पावर 1 होगा। और टू वेरिएबल का मतलब क्या है समझते, मतलब क्या, देखो x प्लस 7 ये लीनियर है, मतलब हाईएस्ट पावर 1। बट यहाँ पे कितना वेरिएबल यूज हुआ, एक वेरिएबल यूज हुआ। अब इसमें अगर मैं y जोड़ दूँ तो कितने वेरिएबल हो गए, 2 हो गए। बट अब ये इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, पहले समझते हैं। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा आगे इक्वल टू में, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। बट अगर इक्वल टू के आगे लिख दिया 0, तो दिस बिकम्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इक्वेशन क्यों, क्योंकि इक्वल टू में 0 आ गया। अब आप बोलेंगे अगर ये 7 को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ, प्लस 7 का उधर जाके हो गया -7, तो भी ये इक्वेशन है क्या, हाँ ये इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आप इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब y प्लस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप शिफ्ट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये इक्वेशन है, इक्वल टू में 0 है, वहाँ पे इक्वल टू में कोई नंबर नहीं रहता। तो ये बेसिक डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन का। और लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर 1, और टू वेरिएबल तो आपको ध्यान में आया। मतलब क्या, अभी तक हम वेरिएबल सिर्फ x यूज़ करते आए थे पॉलिनोमियल्स में। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल बढ़ गया है जो है y। इसके बाद 8 और 9th में हमने क्या किया था, ये इक्वेशन सॉल्व किए थे। अब सॉल्व किस तरीके से किए थे, 9th में तो हमें एक इक्वेशन दे दिया जाता था और इसे हम सॉल्व करते थे। मतलब कैसा, इसका ग्राफ निकालते थे आप। ग्राफ कैसे निकालते थे, x की कुछ वैल्यूज डालेंगे, कुछ वैल्यू मतलब क्या, आपके पास ऑप्शंस है नंबर्स डालने के। तो कौन से नंबर डालते थे हम, 0 1 2 3, जैसा प्लस में डाले वैसे ही -1 2 3 भी डाल सकते थे, या आपको और कोई नंबर चॉइस का है तो आप वैसा पुटअप करते थे। नंबर पुटअप करने के बाद में आप उससे y की वैल्यू निकालते थे। तो इससे आपको जब सॉल्व करना रहता था तो 3 पॉइंट निकलते थे, और उसके बाद में आप 3 पॉइंट जोड़ के एक लाइन ड्रॉ करते थे। 3 पॉइंट किस लिए, क्योंकि 2 पॉइंट में भी लाइन बनती, बट तीसरा पॉइंट रहा तो उसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाती। तो 3 पॉइंट ज्वाइन करके आप ग्राफ पे लाइन निकालते थे, और दैट वाज योर सॉल्यूशन। ये 9th के लेवल के हिसाब से हम सॉल्व करते थे। बट अब क्लास 10th में आपको ग्राफिकली तो सॉल्व करते आता है, ये बात एक्सेप्टेड है, बट इससे आगे जाना है। तो आप कभी भी याद रखना, आपको अगर 2 वेरिएबल्स है, अब 2 वेरिएबल है मतलब ये भी अननोन है और ये दूसरा वेरिएबल भी अननोन है। ये दोनों वेरिएबल अगर अननोन है तो आपको सॉल्यूशन निकालने के लिए कंपलसरी 2 इक्वेशन लगेंगे। मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो इसका आंसर निकालने के लिए मेरे को 2 इक्वेशन लगेंगे। मतलब ये एक है और एक कोई तो भी इक्वेशन लगेगी। मान के चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये दूसरा इक्वेशन देता हूँ। ऐसे अगर 2 इक्वेशन रहेंगे तो इसे सॉल्व कर सकेंगे आप, मतलब x और y की वैल्यू पता कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं रहा तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करते नहीं आने वाला है। मतलब सॉल्व किए भी तो आप एक लाइन बना देंगे ग्राफ पे, बट आगे कुछ नहीं कर सकेंगे, जो 9th के लेवल तक किया था।
तो इसलिए एक बात समझ लीजिए कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है तो कंपलसरी आपको 2 इक्वेशन लगेंगे, ठीक है। अगर मान के चलो जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आगे तो आपको 3 वेरिएबल भी आएंगे, मतलब x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 50। अब ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन आप कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। और इसमें क्या क्या निकल सकेगा, x निकल सकेगा, y निकल सकेगा और z निकल सकेगा। बट जब x, y और z निकालना रहेगा तो एक सिंपल सा लॉजिक है, एक सिंपल सी बात है कि आपको भी क्या लगेंगे, 3 इक्वेशंस लगेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 इक्वेशन लगेंगे। मान लो ये पहला है, फिर एक दूसरा इक्वेशन है और एक तीसरा इक्वेशन है। तो ये 3 इक्वेशन जब तक नहीं मिलेंगे आपको तब तक ये तीनों वेरिएबल की वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन में हमेशा आपको 2 इक्वेशन रहेंगे। अब वो 2 इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में आएंगे या तो स्ट्रेट अहेड न्यूमेरिकल लिख के आएंगे। बट कंपलसरी सी बात है कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको 2 इक्वेशन लगेंगे। इसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए आपको, तो स्टैंडर्ड फॉर्म समझ के लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसा पॉलिनोमियल पढ़ते वक्त हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म था, अगर क्वाड्रेटिक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था। अगर क्यूबिक है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर, उसको ब्राइट कर लेंगे ओल्ड सो जैसा क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यूबिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है देखते हैं। क्या रहेगा लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो पहला लेटर x के साथ ax, दूसरा लेटर b किसके साथ, y के साथ, तीसरा लेटर c एक x के साथ था, एक y के साथ था और एक प्लेन नंबर इज इक्वल टू 0। तो कभी भी ये याद रखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पता है तो आपको इनिशियली पता है लीनियर इक्वेशन के लिए 2 इक्वेशन लगने वाले, और 2 इक्वेशन अगर लगने वाले हैं तो ये a b c की भी कंपलसरी 2 वैल्यूज आएंगे। मान के चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समझो 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 5y इज इक्वल टू 70। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे डायरेक्टली कंपेयर किया जा सकता है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आपके लिए टारगेट क्या रहेगा, तो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, सब एक जगह होना। तो इसको तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, लेकिन अभी मैं इसको नहीं बोल सकता, तो इसलिए मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ रीअरेंजिंग 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये नंबर 1, कॉमा x माइनस 5y माइनस 17 होगा इधर आके इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। अगर ऐसा आपने लिख लिए तो फिर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे आप, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2 विथ, कैसे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये आपने लिख दिया स्टेटमेंट तो इसके बाद आपको रेडीमेड 2 वैल्यूज मिलेंगी। किसकी 2 वैल्यूज मिलेंगी, देखिए ये पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, मतलब a b c इसका भी आएगा, a b c इसका भी आएगा। तो इसमें से जितना सारा a b c आएगा, इसमें का a a1 रहेगा, इसमें का b b1 रहेगा और इसमें का c c1 रहेगा। इधर का a a2 रहेगा, b2 रहेगा और ये c2 रहेगा। मतलब मैं आपके लिए एक बार लिख के दिखाता हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो पहले मैं x
के साथ का नंबर 2 कोई साइन नहीं मतलब प्लस, y के साथ का नंबर 3 कोई साइन नहीं की जगह यहाँ पे रेडीमेड साइन है, क्या है प्लस, c मतलब -7, इधर x के साथ नंबर नहीं मतलब 1 और साइन नहीं मतलब प्लस, तो +1। फिर b के साथ कौन है, मतलब b की जगह कौन है कंपैरिजन के लिए 5, तो ये -5 और ये -17। ये आपने कंपेयरिंग का काम पॉलिनोमियल में भी किया है, तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं जाना है। a1 b1 a2 b2 c1, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तीनों चीज़ें आपने फाइंड आउट कर लेनी। इतना अगर हो जाए ना तो इसके बाद में आपका क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए समझ सकते हैं। सो एक बार ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपने कंफर्म कर लिया कि फिर इसके बाद की आपको स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, 2 और 3 क्या रहेंगी, आपने लिखना है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ये तीन चीज़ें लिखना है। कहाँ से लाएंगे, ये तीनों को डिवाइड करके। सो 2/1 3/-5 और -7 अपॉन -17 मतलब यू गेट 7/7। एक बार ये तीनों चीज़ें बन गई आपकी, तो आपको इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पता करना चाहिए। ये देखो ये तीनों चीज़ें बन गई, तो इसके बाद आपको 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताऊंगा। पहला फार्मूला है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फिर ये पहला आया, इसका कंक्लूजन समझेंगे बाद में। ये दूसरा फार्मूला क्या रहेगा, देखो पहली बार क्या हुआ, ये दोनों की नहीं जमी, मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 में स्टॉप हो गया रिलेशन, तो आगे c1 अपॉन c2 के बारे में बात कर सकेंगे क्या, नहीं। अब दूसरा मतलब क्या, दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है ना, एक मान के चलो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल हो गया, बट कहाँ जाके रुक गई आपकी गाड़ी, तीसरे वाले पे रुक गई। मतलब क्या, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये दोनों का नहीं जमा, मतलब ये पहले दो तो इक्वल आ गए, तीसरे का आंसर इक्वल नहीं आया। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है ना, आउट ऑफ द बॉक्स इसके, मतलब क्या पहले में पहले दो नहीं जमे, दूसरे में आखिरी दो नहीं जमे। अब लास्ट वाले में क्या हो सकता, पहले a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये तीनों जम गए। तो ऐसे 3 सिचुएशन हो सकती ना, क्योंकि ये 3 पैरामीटर्स है, तो ये 3 पैरामीटर्स में से 3 सिचुएशन हो सकती, और ये 3 सिचुएशंस में से आपको अब आंसर मतलब सॉल्यूशन बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब लीनियर इक्वेशन लेके बैठे तो आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना है मतलब क्या, उसमें से x और y फाइंड करना है, और x और y फाइंड करने के लिए पहले आपको ये 3 सिचुएशन समझाता हूँ। अगर पहले दो फ्रैक्शंस a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अभी यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अगर आप ये जो नंबर्स दिए, इक्वेशन दिए है, इससे उठा के अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आपको ग्राफ पे ये जो 2 लाइन्स बनेंगी ना, क्यों, क्योंकि पहले इक्वेशन की पहली लाइन रहेंगी, दूसरे इक्वेशन की दूसरी लाइन रहेंगी, और जब 2 लाइन बनेंगी तो कैसे रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स रहेंगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है, जब पहले दो नॉट इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो उससे इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी। इसके बाद दूसरी सिचुएशन, इसका एग्जैक्टली उल्टा, ये अगर यूनिक सॉल्यूशन देगा तो इसको यूनिक का उल्टा नो सॉल्यूशन, यूनिक का उल्टा नो सॉल्यूशन, है ना। और लाइन कैसे रहेंगे, इंटरसेक्टिंग का उल्टा, इंटरसेक्टिंग मतलब कट होने वाली, उसका उल्टा पैरेलल लाइन।
अब तीसरा वाला डिस्कस करते हैं। तीसरे वाले में क्या है, पहला दूसरे को इक्वल है, दूसरा तीसरे को इक्वल है, इनडायरेक्ट मैसेज तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो इसका कितने सॉल्यूशन लेंगे, तीनों इक्वल है, इसका इनडायरेक्ट मैसेज समझ के ले लीजिए आप पहले। इसमें ये दोनों भी केसेस फेल हो गए, मतलब यूनिक सॉल्यूशन फेल हो गया, नो सॉल्यूशन फेल हो गया, तो इसका आंसर लिखना है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब समझाता हूँ, और लाइंस कैसे रहेंगी ये भी बताता हूँ। लाइंस कैसे रहेंगी, इसमें इंटरसेक्ट करी मतलब एक जगह मिली, इसमें कहीं पे भी नहीं मिली, पैरेलल है मतलब। तो अब ये दोनों सिचुएशन से एग्जैक्ट हटके क्या रहेगा, ये दोनों लाइंस कैसे रहेंगी, ओवरलैपिंग रहेंगी। ओवरलैपिंग लाइंस मतलब क्या, एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो ये तीन सॉल्यूशन है। अब अगर आप इसे आगे समझने की कोशिश करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन और ओवरलैपिंग लाइंस, इसके अलावा भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस में कुछ नाम है, कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। ये जो सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको ग्राफ पे भी मिलेगा, मैन्युअली सॉल्व करके भी मिलेगा, और मेथड समझनी है, बट ग्राफ तो बनाते आते हैं आपको। तो ग्राफ पे से इसमें जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी। आपकी लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होंगी और कोई दूसरे बंदे ने भी अगर वो ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो उसकी भी सेम पॉइंट पे लाइन इंटरसेक्ट होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों ने परफेक्टली सॉल्व किया है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना। कंसिस्टेंट कहा जाता है। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि सेम सॉल्यूशन आ रहा है सबका। अब ये पैरेलल लाइंस का जो सॉल्यूशन रहता है उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि आप और मैं दो ग्राफ बनाएंगे। समझो मैंने जो ग्राफ बनाया 3 पॉइंट लिए वो बॉटम के क्वाड्रेंट के, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के, आपने जो पॉइंट्स लिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के। तो आपकी लाइन ऊपर की तरफ रहेंगी, मेरी लाइन नीचे की तरफ रहेंगी। भले ही आंसर दोनों का सेम रहेगा, एक्सटेंड करने के बाद समझ में आएगा, ग्राफ की लाइन किधर भी खींच सकते, बट अल्टीमेटली इसका आंसर फिक्स नहीं है, मतलब हर कोई का सेम आंसर आना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसका जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है उसे इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। और जो तीसरी सिचुएशन है, मतलब ओवरलैपिंग लाइंस है, ये जो सिचुएशन है इसमें का जो सॉल्यूशन है उसको कैसा कहा जाता है, कंसिस्टेंट कहा जाता है। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो ये तीनों पॉइंट्स है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा अगर सॉल्व करेंगे तो पेपर पेन लेके या ग्राफ से। लाइंस अगर ग्राफ बनाए तो कैसे रहेंगे, इंटरसेक्टिंग रहेंगे, और सॉल्यूशन पूछा जाए तो कैसा बोल सकते हैं आप, कंसिस्टेंट है। ये 3 पॉइंट है। अगर a1/a2 b1/b2 को इक्वल है, c1/c2 को नॉट इक्वल है, तो सॉल्यूशन मिलने वाला है नहीं। आप कितना भी सॉल्व करो इसको सॉल्व करते नहीं आता, नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसे रहेंगे, अगर ग्राफ ड्रॉ किए तो पैरेलल रहेंगे। और तीसरा इनकंसिस्टेंट है ये। वापस से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2, तो आपको मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लाइन कैसे रहेंगी, ओवरलैपिंग लाइन रहेंगी, और इसका सॉल्यूशन कैसा माना जाता है, कंसिस्टेंट माना जाता है। तो आपको इसमें से जो चीज़ क्लियर करनी है, आपको ओनली 2 पॉइंट्स क्लियर करने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म समझना है, ax + by + c = 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 समझना है। उसके बाद में इन तीनों के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप आ सकते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, एंड लास्ट वन इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज इक्वल टू c1/c2। तो ये 3 कंडीशंस आपको समझ के लेनी है। अगर ये 3 कंडीशंस आपको समझ में आ जाए तो आप इक्वेशन देखते बराबर गेस कर सकते हैं ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो ये बेसिक का पार्ट है। अपने टेक्स्ट बुक में भले ही ये पार्ट आगे दिया गया हो, बट ये आपको बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए। अब ये जो 3 सिचुएशन है ना, इसको मैं आपकी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करता हूँ और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का और एक लड़की की अगर शादी होना है तो शादी होने की कुछ प्रोसीजर रहती है। देखिए, पहले फोटोज और बायोडाटा एक्सचेंज होते हैं और फिर उसके आगे प्रोसीजर बढ़ती है ना। तो अगर समझ सकते हैं ये भाई ये लड़की की साइड है, ये लड़की की साइड है,
तो ये पहले दोनों ने नॉट इक्वल है, रिजेक्ट कर दिया, कट कर दिया, फोटो आते बराबर एक्सचेंज होते बराबर कट कर दिया, आपको भगा दिया, मतलब इंटरसेक्ट हो गया, झगड़ा हो गया, नॉट पॉसिबल। तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। अब ये दूसरी सिचुएशन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके फोटोज आए, बायोडाटाज आए, एक्सचेंज हुए, आप मिलने गए, बट जिस दिन मिलने गए उस दिन भागा दिया, है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 सेटिंग चली यहाँ तक और यहाँ पे आके फेल हो गई, रिजेक्ट। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, कहीं कोई मैच नहीं, कहीं अपनी बात एक दूसरे को जमी नहीं। मतलब कैसा, आप अगर फ़ोन भी करें तो वो आंसर क्या देते हैं, हाँ बताते हैं, मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन, ये पेंडिंग ही है। अब तीसरी सिचुएशन, बायोडाटा एक्सचेंज हुए, बात हुई, बात होने के बाद मिलने गए, वहाँ पे भी जम गया और ये सब कुछ जम गया, तो साथ में आ गए, ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग लाइंस को ही आप क्या बोल सकते हैं, को इंसिडेंट लाइन बोल सकते हैं, को इंसिडेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था याद रखने के लिए, टेक्स्ट बुक का इसको कोई कनेक्शन नहीं है, बट एक याद रखने के लिए ट्रिक बताई। नॉट पहले में नहीं जमा, फर्स्ट 2 सिचुएशन जमी, तीसरे में नहीं जमा, और तीनों सिचुएशन जम के आ गए। तो सिंपल। सो अब वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने के पहले आपको जब बेसिक बता दिया है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी ये साल आपको, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में से इक्वेशन बनाना है, स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट में से इक्वेशन बनाने के लिए आपको वर्ड्स का मीनिंग समझ में आना है। आपको टेक्निकली क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप ये जो वर्ड्स का मीनिंग है ये समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए समझते हैं, हर एक वर्ड की जगह आप क्या सिंबल यूज कर सकते हैं, मतलब ये आपको जनरली याद रहना चाहिए। क्वेश्चन में अगर इज, वॉज, आर, विल बी, शैल बी या इक्वल टू, इसमें से कोई भी वर्ड आए तो आपने इक्वेशन बनाते वक्त सिंबल यूज करना है इक्वल टू का। इज, वॉज, आर, विल बी, शैल बी, इक्वल टू की जगह आपको ये सारे वर्ड्स के बदले में सिंबॉलिकली क्या लिखना है, इक्वल टू का सिंबल लिखना है। क्यों, क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे सिंबल। सेकेंड जो वर्ड्स हम ट्रेस कर रहे हैं, सम, अमाउंट, टोटल, इन ऑल, सेविंग या टेकन टुगेदर, ये जहाँ पे भी वर्ड दिखेंगे आपको, इसका इनडायरेक्ट मैसेज है आपने प्लस करना है। ये आपको टोटल का मैसेज दे रहा है, सम, अमाउंट, टोटल, इन ऑल, सेविंग या टेकन टुगेदर, ये वर्ड का मीनिंग है प्लस। प्लस की साइन आपने यूज करनी है। डिफर, डिफरेंस, इनडायरेक्टली आपको माइनस का हिंट दे रहे हैं। डिफर, डिफरेंस, ये आपको माइनस का हिंट दे रहे हैं। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं। 4 ऑपरेशन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जनरली आपको वर्ड मिलेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्रोडक्ट का मतलब आपने सिंबल क्या समझना है, प्रोडक्ट वर्ड आया तो मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये आपको 3 ऑपरेशन के लिए वर्ड्स मिल गए। अब चौथा जो ऑपरेशन रहता है डिवीजन। अब डिवीजन वर्ड्स में डायरेक्ट नहीं बोल सकते ना, डिवाइडेड बाय, तो जनरली डिवीजन के लिए वो वर्ड यूज करेंगे रेशो, फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एक साथ आएगा। क्वेश्चन में आएगा आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब आपने समझ लेना है डिवीजन है, ऊपर कोई तो भी नंबर है, नीचे कोई तो भी नंबर है, तो ऑपरेशन क्या है, डिवीजन का है यहाँ पे। हाँ, इसके बाद ये आपके 3 और ये 4, ये 4 बेसिक ऑपरेशन है आपके। कौन सा, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन के अलावा इक्वल टू का एक वर्ड है। अब इसके बाद में आपको 2 वर्ड बाकी है। ये 2 वर्ड समझ गए तो कैसा भी वर्ड प्रॉब्लम आए तो आप टैकल कर सकेंगे, हैंडल कर सकेंगे। अब वर्ड आता है क्वेश्चन में कभी मोर देन, एल्डर देन या ग्रेटर देन। मोर देन, एल्डर देन, ग्रेटर देन। और ये कैसा आता है ना, एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 भाई है राम और श्याम। 2 भाई है राम और श्याम, तो क्या बोलेंगे, राम्स एज इज more than Shyam's age by 3 years. Ram's age is more than Shyam's age by 3 years. इसी को मैं एक और ढंग से बोल सकता हूँ, Ram is elder to Shyam by 3 years. तो ये जो वर्ड्स है इनका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है,
मोर देन मतलब क्या है, ज़्यादा है। और मोर देन जब भी वर्ड आता है तो ये किसी के रेफरेंस में रहता है। किसी के रेफरेंस में मतलब क्या, अभी ये जो दो भाइयों का क्वेश्चन था राम और श्याम का, तो मैंने आपको कैसा बताया, राम्स एज इज मोर देन श्याम्स एज बाय 3 years, है ना। मतलब पहले जो था उसका नाम लिया, फिर इज वर्ड आया, एज इज माने राम के लिए आपने दिल में पकड़ा था एक्स, एज इज माने इक्वल टू, फिर श्याम के बारे में, श्याम की बात की, श्याम के बारे में आपने कुछ नहीं माना, तो श्याम का रेफरेंस में आपने क्या मान लिया, दो पल को वाई माना दूसरे भाई का, ग्रेटर देन या मोर देन, ये जो भी वर्ड है एल्डर ग्रेटर मोर, ये तीनों का मीनिंग एक है, बड़ा है, किससे, दूसरे से। तो कितना है, मोर देन मतलब +3 years, है ना। और इसका ही एक कनेक्टेड वर्ड है, मोर देन का उल्टा लेस देन। मोर देन में आपने क्या किया, प्लस किया, लेस देन में आपने करना है माइनस। मतलब क्या, अगर मैं बोलता था मोर देन की जगह लेस देन, राम्स एज इज, या आप बोल सकते हैं राम इज यंगर देन श्याम बाय 3 years, तो आप मीनिंग क्या समझ सकते हैं, राम्स एज इज लेस देन श्याम्स एज बाय 3 years। तो राम की एज, श्याम की वाई, लेस देन बोला तो -3 years, है ना। तो आपको ये डिपेंडेंट टर्म है मोर देन और लेस देन। जब कभी भी आपको मोर देन या लेस देन आए तो आपने किस तरीके की तैयारी करना है ये आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, इक्वल टू का साइन ड्रॉ करके रखना है, पहले प्लस पीछे प्लस, और ये दो फिल इन द ब्लैंक करने हैं आपको। जो पहली टर्म दी हुई रहेंगी वो मतलब राम, फिर ये पहला प्लस किसके लिए, श्याम के लिए, और दूसरा प्लस किसके लिए, उनके एज के बारे में जो बताया उसके लिए। मतलब क्या, कम है ज़्यादा है, तो प्लस डैश प्लस है आपके लिए। मोर देन का कितना मीनिंग है, प्लस डैश। ये कहाँ मिलेंगे आपको, जो नंबर रहेगा वो बाय वर्ड के साथ बताएंगे, बाय वर्ड के साथ, BY बाय, है ना। तो ये बाय वर्ड को आपने ध्यान रखना है। इसके बाद लेस देन में भी वही रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्लस डैश माइनस डैश। मतलब आपको जो कंपैरिजन का नाम दिया रहेगा उसके बारे में आपको पहले लिखना है माइनस की साइन, और जो नंबर रहेगा आपको वापस यहाँ पे भी कहाँ से मिलेगा, बाय वर्ड से। ये बाय वर्ड को भूलना नहीं कभी, क्योंकि ये बाय वर्ड ही आपको जो रिमेनिंग नंबर है उसके बारे में बताएगा। अब एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है ना, वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो कंटिन्यूस रहता है क्वेश्चन में, है ना। और फुल स्टॉप आता फिर आगे और कुछ बताते, तो फुल स्टॉप आया मतलब क्या है, इसको सिंबल तो मालूम है आपको फुल स्टॉप का, बट इसका मीनिंग क्या लेना है आपने, नेक्स्ट इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि आपको 2 इक्वेशन लगेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो फुल स्टॉप है ना, फुल स्टॉप का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है। आपने बट ऑब्वियसली पहला जो इक्वेशन लिखा है उसको नंबर दे देना है या उसको वहीं कंप्लीट करना है और उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पे शिफ्ट हो जाना है। नहीं तो हम क्या करते हैं, कई बार उसमें ही कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स है और उसका अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये सब क्लियर है आपको, तो इसके बाद हम एक्चुअल एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। एक एग्जांपल देके उनको बता देंगे। ये क्या प्ले हो रहा?